Hello, Namaste. We are going to start class 7, chapter 5, The Rise of Empire from subject SST. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से कौन-कौन से इम्पोर्टेंट एम्पायर्स थे जिनकी उत्पत्ति हुई थी यानी कि जिनका राइज़ हुआ था। एम्पायर्स क्या होते हैं, उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं और हमें इस तरह के फीचर्स जो है किस एम्पायर में देखने को मिलते हैं। हम मगध एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले जो है नंदा एम्पायर था उसका भी इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर ट्रेड, गिल्ड्स और इन सारी चीज़ों को पढ़ते हुए हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ये पूरे जो वीडियो है ये 20-20 मिनट्स के सेक्शन में रहेंगी और इसमें 22 के अप्रॉक्स स्लाइड्स हैं। तो हम 3-4 सेक्शन में करके इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है? तो अभी हम देखने वाले हैं एम्पायर क्या होता है? व्हाट इज़ एन एम्पायर? अगर हमें द राइज़ ऑफ एम्पायर के बारे में पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए कि एम्पायर क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं। सो एम्पायर क्या है? An empire is the collection of smaller kingdoms or territories over which a powerful ruler or group of rulers exert power. अब देखो सबसे पहले एक चीज समझो कि सबसे पहले ना एक इंडिविजुअल होता था, ठीक है? एक इंडिविजुअल जिसको कुछ नहीं पता है, जिसको सिर्फ हंटिंग आती है और गैदरिंग करना आता है। यानी कि आप उस टाइम के बारे में सोचो जब ह्यूमन को किसी भी चीज के बारे में नॉलेज नहीं थी। उनको नहीं पता था कि फूड कैसे बनता है, कैसे पकाया जाता है, किस तरीके से ट्रेड होता है, किस तरीके से उनका जो है व्यापार होता है, किस तरीके से कम्युनिटी होती है, सोसाइटी होती है, रिलेशन किस-किस तरह के होते हैं, उनको किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उनको बस ये पता था कि उनको भूख लगती है और भूख लगने पर खाना खाने से वो भूख जो है वो खत्म हो जाती है। तो उनका जो प्राइमरी एम होता था यानी कि जो सर्वाइव वो कर रहे थे, लाइफ जो जी रहे थे उसका एम क्या था? सिर्फ़ ये कि अपनी भूख को शांत करना, हंटिंग और गैदरिंग करके वो इस चीज़ को डन करते थे। तो जो सबसे प्राइमरी ह्यूमन्स थे, उनके कोई भी रिलेशन नहीं थे, क्यों? क्योंकि उनका प्राइमरी एम क्या है? अपनी भूख को शांत करना, यानी कि अपने पेट को भरना है। तो उनको ना ही घर बनाना है, ना ही उनको फैमिली बनानी है, ना ही एजुकेशन लेनी है, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का उनका कोई एम ही नहीं है, ठीक है? तो ये लोग क्या थे? ये लोग इंडिविजुअली रहते थे, अकेले-अकेले रहते थे, एक-दूसरे से लड़ाई-झगड़े करते रहते थे। ऐसे सारे पर्सन जो है सिंगल-सिंगल रह रहे हैं, एक-दूसरे से लड़ रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं। बट बाय द टाइम उनको क्या रियलाइज़ होता है कि अकेले रहने से काम नहीं चलेगा, ठीक है? हो सकता है ना कि ये पर्सन जो है, ये वन पर्सन जो है, अगर हंटिंग पे गया हुआ है, तो सेकंड वाला पर्सन आके इसका फूड या जो भी चीज़ इसने कलेक्ट कर रखी है, वो सारी चीज़ इससे छीन सकता है या चुरा सकता है। तो तीसरा पर्सन भी ऐसे कर सकता है या हो सकता है कि इनको कोई एनिमल जो है नुकसान पहुँचा दे। तो इनको क्या बाय द टाइम इनको क्या रियलाइज़ हुआ कि इनको ना ग्रुप में रहना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप में रहने से क्या होगा, इनकी सिक्योरिटी है, वो कन्फर्म हो सकेगी। अगर ये ग्रुप में रहता है, तो अगर कोई एक सिंगल एनिमल आता है इनको हार्म करने के लिए, तो ये उस पर्सन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? तो ग्रुप में रहने पर ना इनके ये फ़ायदे हो जाते थे। तो ऐसा कर के इन्होंने ना अपने अलग-अलग ग्रुप बनाए, यानी कि छोटे ये जो लोग थे, जो इंडिविजुअली रह रहे थे पहले अकेले-अकेले, इन्होंने अपने ग्रुप बनाए। इस ग्रुप में 8 से 10 मेंबर होते थे। इस ग्रुप को क्या कहा गया? क्लैन कहा गया। इस ग्रुप में ना एक लीडर होता था। ठीक है, जिसकी सब बातें मानते थे, तो एक लीडर होता था और इस ग्रुप को क्लैन बोला जाता था। अब ये जब क्लैन जो है ना, ये क्लैन भी आपस में फाइट करते रहते थे, एक-दूसरे से ज़्यादा पावरफुल होने के लिए, एक-दूसरे के जो भी चीज़ें इन्होंने इकट्ठी कर रखी थी, उस चीज़ों को एक्वायर करने के लिए, ठीक है? उन चीज़ों पर कंट्रोल करने के लिए ये क्लैन जो है, यानी कि क्लैन मतलब ये जो ग्रुप बने हैं, ये एक-दूसरे से फाइट करते रहते थे। मान लो ये ग्रुप जो है इससे फाइट कर रहा है, ये वाला इससे फाइट कर रहा है, तो ये लोग आपस में फाइट कर रहे हैं। अब क्या होता था कि इस वाले ग्रुप ने मान लो ये ग्रुप 1 ने फाइट करी और इसको हरा दिया, तो ये जो है इसके एरिया को भी जीत लेता था। फिर इसने इससे फाइट करी, इसको भी जीत लिया। तो ये ना अपनी टेरिटरी को फाइट कर के एक्सपैंड करते रहते थे, बड़ा करते रहते थे, उसके ऊपर कंट्रोल करते रहते थे। तो जब ये इतना बड़ा अपना क्लैन कर लेते थे, तो दूसरे वाले जो ग्रुप्स हैं वो भी सेम चीज़ें करेंगे, तो वो भी अपना ग्रुप जो है बड़ा करते जा रहे थे। तो इससे क्या बन रहा था? इससे बन रहा था जनपद। जिनको आप बोलते हो जनपदा, यानी कि जब बहुत सारे ग्रुप जो मिल जाते थे, उनसे जो है जनपदा बनते थे। अब ये जो अलग-अलग जनपद से ना, यहाँ पे जनपद 1 है, जनपद 2 समझ लो, अंग, वत्सी, कौशल, मगध, ये सारे ना अलग-अलग ये सब जो है महाजनपद थे। तो ये महाजनपद कैसे बने थे? जब 1 या 2 जनपद, 3 जनपद आपस में फाइट करके दूसरे जनपद को भी एक्वायर कर लेते थे, तो उससे क्या बनता था? हमारा महाजनपद बनता था। जैसे कि जो मगध महाजनपद था, उसने अपने आस-पास के जो जनपद से उनको एक्वायर कर लिया था और एक महाजनपद बनाया था, ठीक है? जिनमें बहुत सारे जनपद जो है एक्वायर हो जाते हैं, एसिमिलेट हो जाते हैं। यानी कि जब एक महाजनपद अपने आस-पास के जनपदों पर भी कंट्रोल कर लेता है, उनको भी जीत लेता है, उनके एरिया पर भी कंट्रोल कर लेता है, तो क्या बनता है? महाजनपद बनता है। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले एक इंडिविजुअल था,
ठीक है? इस इंडिविजुअल को जब ये रियलाइज़ हुआ कि अकेले रहने में सिक्योरिटी नहीं है भैया, तो इसने क्या किया ग्रुप में रहना शुरू कर दिया। तो क्या बन गया क्लैन बन गया, ठीक है? ये जो क्लैन है आपस में लड़ाई-झगड़ा करते थे और एक-दूसरे के एरिया को कंट्रोल कर लेते थे, तो इनने क्या बनाया, इससे बने जनपद, ठीक है? अब जनपद के बाद जो है जब 2-4 जनपद इकट्ठे हो गए, उन्होंने आपस में फाइट करी और एक जनपद ने दूसरे, तीसरे जनपद के ऊपर कंट्रोल किया, तो क्या बन गए थे महाजनपद बन गए थे, ठीक है? अब ये जो महाजनपद थे, जब एक पावरफुल रूलर जो है इतने बड़े एरिया पर कंट्रोल कर लेता था, बहुत बड़े एरिया पर कंट्रोल कर लेता था, तो क्या बनता था हमारा एम्पायर बनता था, ठीक है? 1 मिनट लेट मी इरेज़ दिस। तो जब एक जो है हमारा पावरफुल रूलर इतने बड़े एरिया पर कंट्रोल कर लिया है, तो हमारा क्या बन रहा है एम्पायर बन रहा है। सो एन एम्पायर इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्मॉलर किंगडम्स, यानी कि एम्पायर क्या है, ये बहुत सारे, अब देखो ना इसमें ही ये सारे जो किंगडम्स हैं, ये एसिमिलेट है, यानी कि इसमें मिले हुए हैं। तो जब बहुत सारे छोटे-छोटे किंगडम जो है मिल जाते हैं, टेरिटरीज़ ओवर व्हिच अ पावरफुल रूलर और ग्रुप ऑफ रूलर्स एक्सर्ट पावर, जिसके ऊपर एक रूलर या बहुत सारे रूलर्स का ग्रुप जो है अपना पावर दिखाता है, कंट्रोल करता है, तो उसको क्या बोलते हैं एम्पायर। यानी कि एम्पायर जो है ऐसे छोटे-छोटे किंगडम का ग्रुप है, जिसके ऊपर एक जो पावरफुल किंग है, ठीक है? उसका कंट्रोल है, उसको क्या बोलते हैं एम्पायर कहते हैं। और ये जो किंग है ना, इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है इम्पीरियर, ठीक है? इसको बोलते हैं इम्पीरियर, ठीक है? यानी कि जो ये जो एरिया है उसको बोलेंगे एम्पायर और इसके ऊपर जो रूल करने वाला किंग होगा उसको बोलते हैं हम इम्पीरियर। So an empire is a collection of a smaller kingdom on territories over which a powerful ruler or a group of rulers exert power often after waging war against the smaller kingdom। अब ये जो इसको पावर मिलती है कि ये इतने सारे किंगडम्स के ऊपर रूल कर सकता है, ये कैसे मिली है? ऐसा तो नहीं है इन्होंने अपनी मर्ज़ी से कह दिया कि भाई आप हमारे ऊपर राज करो, कब्ज़ा करो। तो ये पावर इनको कैसे मिली होती है? थ्रू द वॉर। यानी कि जब ये एक एरिया से दूसरी जगह पे जाते हैं, एक एरिया से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो ये वहाँ पे वॉर करते हैं और जब ये वॉर करते हैं तो उन छोटे-छोटे किंगडम्स को हरा देते हैं। जब उन किंगडम्स को ये लोग हरा देते हैं, तो उसके जो एरिया है उसके टेरिटरी पे कंट्रोल कर लेते हैं और उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं। तो ये क्या कह रही है ऑफ़न आफ्टर वेज और वॉर अगेंस्ट द स्मॉलर किंगडम, तो ये पावर इनको कहाँ से मिल रखी है? वॉर की वज़ह से मिल रखी है। The smaller territories still had their own rulers, but they were all tributaries to the emperor who ruled the whole territory from a capital, usually a major center of economic and administrative power। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो छोटे-छोटे किंगडम्स थे ना, तो ऐसा नहीं है कि इनमें कोई किंग नहीं है। जब ये जो बड़ा किंग है, ये इनको हरा देता था, फाइट करता था और इनको हरा देता था। तो इसका जो राजा होता था, इसका जो किंग होता था, उसको भी ये हराने के बाद ऐसा नहीं करते थे, उसको मार देते थे या उसको भगा देते थे। ये क्या करते थे, उस किंग को बोल देते थे कि आप यहाँ पे राज करो, बदले में आपको क्या देना है, आपको कुछ परसेंट टैक्स देना है, ठीक है? यानी कि आपको कुछ परसेंट टैक्स जो है मेन किंग को देना पड़ेगा जिसने आपको हराया है। वो जो टैक्स होगा ना, उससे ये जो है अपना पूरा का पूरा एम्पायर चलाता था और बदले में यहाँ पे जो राजा को राज करने का मौका मिल जाता था। मतलब जो हारा हुआ राजा है उसको ये पावर मिल जा रही है कि वो अपने एरिया पर राज कर सकता है, बस बदले में क्या करना है उसको थोड़ा-सा टैक्स देना है, ठीक है? सो बट दे वर ऑल ट्रिब्यूटरीज टू द इम्पेरियर, यानी कि ये क्या है इसकी ब्रांचेस बन जाती थी उसके बदले में, यानी कि जो मेन किंग था, मेन जो इम्पेरियर है उसके बदले में ये यहाँ पे रूल करने का काम करे। जैसे एक हमारी रिवर होती है मेन, मेन रिवर के जो साथ में उससे नदियाँ निकल रही होती हैं उसको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। ऐसे ही जो मेन किंग है उसके बिहाफ पे जो छोटे-छोटे किंग रूल कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो ये जो ट्रिब्यूटरीज जब ये टैक्स पे करेंगे ना तो इससे क्या होगा, तो ये जो किंगडम्स है ना छोटे-छोटे, ये इनको क्या देंगे टैक्स देंगे, उसको हम क्या कहेंगे ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो ये जो टैक्स का मनी है, ये जो इसके पास जाएगा, मेन इम्पीरियल किंग के पास जाता है, इसी से जो है ये पूरा का पूरा एम्पायर जो है चलाया जाता है, उसका खर्चा जो है वो चलाया जाता है। और ये जो किंग है, ये जो पूरा एम्पायर है, इसकी कैपिटल होती है, कैपिटल मतलब आपको पता ही है, कैपिटल का मतलब होता है राजधानी। यानी कि ये पूरे एम्पायर की कैपिटल होती है, जो कि सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यूनिट होती है। यानी कि ये आप इकोनॉमिकली भी देखोगे, ये काफ़ी रिच शहर होता है, सबसे अमीर शहर होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि कंट्रोल भी यहाँ पे किंग का जो है बहुत अच्छा होता है। तो ये बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी होती है, उसी को यहाँ पे कैपिटल बनाया जाता है। अब ये कह रहे हैं द वर्ड एम्पायर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। अब ये जो एम्पायर वर्ड है ना, ये कहाँ से आया है? ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है इम्पीरियल। मतलब ये जो एक लैटिन वर्ड इम्पीरियम से आया है जिसका मतलब होता है सुप्रीम पावर। तो ये जो एम्पायर वर्ड है पूरा का पूरा, ये कहाँ से आया है?
ये आया है इम्पीरियम शब्द से, लैटिन वर्ड इम्पीरियम से आया है और जिसका मतलब होता है सुपर पावर। यानी कि ऐसा किंग जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है, सुपर पावर है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? इम्पीरियम कहते हैं, इम्पीरियर। In ancient Sanskrit texts, word commonly used for imperial made it clear। अब संस्कृत में ना जो हमारा इंपीरियर है, इंपीरियर किसको बोला गया है? सबसे पावरफुल किंग को बोला गया है। तो जो संस्कृत में इंपीरियर के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? सम्राज। सम्राज का मतलब है द लॉर्ड ऑफ ऑल, यानी कि सभी का भगवान। तो संस्कृत में सम्राज वर्ड यूज किया गया है। सम्राज का मतलब है द लॉर्ड ऑफ ऑल। और सुप्रीम रूलर यानी कि जो सबसे महान रूलर है, या फिर उसके लिए संस्कृत में अधिराज वर्ड यूज किया गया है। अधिराज का मतलब क्या है? ओवरलॉर्ड, यानी कि सबका भगवान, ओवरलॉर्ड टाइप का। या फिर राजाधिराज यानी कि किंग्स ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा, ऐसा वर्ड यूज किया गया है। तो संस्कृत में इंपीरियर के लिए कौन कौन सा वर्ड यूज किया गया है? संस्कृत में सम्राज किया गया है, राजाधिराज किया गया है, अधिराज किया गया है। ठीक है, समझ में आया एम्पायर क्या होता है? एक बार क्विकली देख लेते हैं एम्पायर क्या होता है। सो हमने देखा कि एम्पायर जो है बहुत सारे छोटे-छोटे स्मॉलर किंगडम से मिलके बना है। ऐसा एरिया जिसके ऊपर एक पावरफुल रूलर जो है उसका कंट्रोल है, ठीक है? उसको क्या कहते हैं? उसको हम एम्पायर कहते हैं और एम्पायर किससे बना होता है? बहुत सारे छोटे-छोटे किंगडम से मिलकर बना होता है, ठीक है? और इसके अंदर में जो है बहुत जो ये जो किंगडम्स होते हैं इनके अपने रूलर्स होते हैं और जो कुछ पैसा देते हैं, कुछ टैक्स देते हैं जिसको ट्रिब्यूटरीज़ कहा जाता है। किस बदले में देते हैं? ताकि वो अपने एरिया में रूल कर सके और बदले में क्या होता है कि वो जो किंग है ना, उसके एम्पायर को स्ट्रॉन्ग करने में मदद मिलती है। ये जो पैसा देंगे, ये छोटे-छोटे जो किंगडम है, ये जो पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं, इसके थ्रू ही जो एम्पायर है, जो बहुत बड़ी यूनिट है, उसको जो है कंट्रोल किया जाता है और उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। फिर हमने देखा कि ये जो एम्पायर है, इसमें एक कैपिटल होती है। कैपिटल ऐसी चूज़ की जाती है, जो कि इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो और एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छी यूनिट हो। इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग का मतलब यानी कि जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो, ट्रेड बहुत अच्छा हो, व्यापार अच्छा हो, रास्ते जो हैं वो अच्छे हों, डेवलपमेंट अच्छी हो रखी हो, तो ऐसे एरिया को कैपिटल चूज़ किया जाता था। और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यानी कि जहाँ से लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे तरीके से संभाला जा सके, ऐसे एरिया को कैपिटल चूज़ किया जाता था, राजधानी चूज़ किया जाता था। फिर हमने देखा है जो एम्पायर वर्ड है ना, ये एक लैटिन वर्ड इम्पीरियम से आया है और इम्पीरियर का मतलब होता है सुप्रीम पावर यानी कि जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है। ठीक, फिर हमने देखा जो संस्कृत है, संस्कृत में एम्पायर ये जो हमारा इम्पीरियर है यानी कि राजा के लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया है? राजाधिराज, सम्राज और अ, सम्राज यूज़ किया गया है, अधिराज किया गया है और राजाधिराज वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है? इतना समझ में आया? उसके बाद देखते हैं फीचर्स ऑफ एम्पायर। हमने देख लिया कि एम्पायर क्या होता है। अब हम देख रहे हैं कि एम्पायर के जो है फीचर्स क्या होते हैं। सो मेंटेन एन आर्मी तो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या है एक कि जो भी आप एम्पायर देखोगे ना इसकी एक सबसे स्ट्रॉन्ग बड़ी पावरफुल आर्मी होती है, ठीक है? तो सबसे मेन फीचर क्या है इसकी एक आर्मी। मेंटेन एन आर्मी टू कीप द ट्रिब्यूटरी स्टेट्स अंडर द कंट्रोल, एक्सपेंड द एम्पायर और प्रोटेक्ट फ्रॉम आउटसाइड द एग्रेशन। अब ये हमें आर्मी की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि जो एम्पायर है पूरा का पूरा बहुत सारे छोटे-छोटे किंगडम से मिलकर बना है। तो अगर हमारे पास आर्मी नहीं होगी तो वो जो हमारे पास छोटे-छोटे किंगडम्स हैं ना, वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं रहेंगे। तो इसलिए एक आर्मी का होना ज़रूरी है। दूसरा अगर बाहर से कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है, अगर वॉर लाइक सिचुएशन आ जाती है, तो हमारे पास जो है आर्मी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा चीज़ जो है हमें अपने एम्पायर को एक्सपेंड भी करना है, हमें अपने एम्पायर को जो है बढ़ाते जाना है। तो एम्पायर को बढ़ाने के लिए हमें दूसरे राज्यों को हराना होगा और जब हम राज्य को हराएँगे तो उसके लिए हमें आर्मी की ज़रूरत होती है। ठीक है? तो हमने देख लिया सबसे पहला जो है फीचर क्या है? आर्मी है। दूसरा फीचर क्या है? डिज़ाइन एंड मेंटेन्स एन एडमिनिस्ट्रेशंस विद एन ऑफिशियल्स टू मैनेज द टेरिटरीज़, कलेक्ट टैक्सेस, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन होना जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। या स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन होना क्यों ज़रूरी है? ताकि जो है टेरिटरीज़ है, उसको बहुत अच्छे से चलाया जा सके, टैक्स है, उसको कंट्रोल किया जा सके, टैक्स का कलेक्शन बहुत अच्छे से हो, लॉ एंड ऑर्डर है, यानी कि जो हमारा जो एम्पायर है पूरा का पूरा बड़ा सा एम्पायर है, उसमें लॉ ऑर्डर कानून व्यवस्था जो है बहुत अच्छे से चल सके, ठीक है? इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा चीज़ क्या है? मेक्स लॉज़, इश्यूज़ करेंसीज़, वेट्स एंड मेजर्स, रेगुलेट्स ट्रेड। तो तीसरी चीज़ क्या है? लॉ बनाना। लॉ में क्या चीज़ें करेंसीज़ होनी चाहिए अपनी, उसकी जो राज्य है फीचर्स क्या है उसका?
तीसरा फीचर क्या है कि उसके अपने लॉ होते हैं, करेंसीज़ होती है, वेटिंग सिस्टम होता है यानी कि किसी चीज़ को कितना 1 केजी कितना माना जाएगा, 2 केजी कितना माना जाएगा या वेटिंग सिस्टम जो है किसी चीज़ का वो पर्टिकुलर वो डिसाइड करते हैं। तीसरा क्या वो डिसाइड करते हैं रेगुलेट्स ट्रेड। तीसरा क्या डिसाइड करते हैं रेगुलेट्स ट्रेड यानी कि व्यापार जो है व्यापार भी एम्पायर में बहुत अच्छे से होता है। तो हमने क्या-क्या चीज़ें देखी फीचर्स ऑफ एम्पायर में क्या है एक तो आर्मी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसकी अपनी करेंसी होनी चाहिए, फिर अपना मेजरिंग सिस्टम होना चाहिए यानी कि भार किसी चीज़ का वेट कितना है वो उसका अपना होना चाहिए, अपने तरीके से बनाया गया होना चाहिए। जो ट्रेड है व्यापार सिस्टम किस तरीके से है तो व्यापार बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर चौथी चीज़ क्या है कंट्रोल एंड रेगुलेट एक्सेस टू रिसोर्सेज माइंस फॉरेस्ट यानी कि जो रिसोर्सेज है ना उसके ऊपर कंट्रोल यानी कि रिसोर्सेज का कंट्रोल कैसा आपका तो उसके बाद पांचवी चीज में हमारा क्या आता है रिसोर्सेज का कंट्रोल यानी कि आपके राज्य में आपके एम्पायर में जो भी रिसोर्सेज है चाहे वो लकड़ी हो सकती है चाहे वो एनिमल्स हो सकते हैं कोयला हो सकता है लोहा हो सकता है कोई भी चीज जितने भी रिसोर्सेज है उसके ऊपर आपका कंट्रोल बहुत अच्छे से होना चाहिए एम्पायर का क्योंकि मान लो आपका जो एरिया है जैसे हम फॉर एग्जांपल मगध एम्पायर को लेते हैं तो मगध एम्पायर जो था वो बिहार और झारखंड के एरिया में था तो उस एरिया में क्या है ना आयरन माइन्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर मगध का अपने फॉरेस्ट के ऊपर, अपनी माइन्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, तो वो लोहा निकाल के उससे जो है अपने औज़ार नहीं बना पाते, अपने हथियार नहीं बना पाते। उसे वो वहाँ के फॉरेस्ट की लकड़ी का यूज़ जो है अपने हथियार बनाने के लिए नहीं कर पाते। तो जो उनके रिसोर्सेज़ है, रिसोर्सेज़ के ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आती है हमारा एनकरेजिंग आर्ट, लिटरेचर, रीजन्स, स्कूल्स ऑफ थॉट, सेंटर्स ऑफ लर्निंग यानी कि एनकरेज करना किया जाना चाहिए, लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, एनकरेज किया जाना चाहिए, किस लिए? ताकि वो लिटरेचर में अच्छा काम कर सके, आर्ट में बहुत अच्छा काम करे। अलग-अलग स्कूल ऑफ थॉट्स, सेंटर्स ऑफ लर्निंग यानी कि लर्निंग के लिए बहुत अच्छा जो है सपोर्ट किया जाना चाहिए एम्पायर में। फिर आपकी लास्ट आता है मेंटेन कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोड्स, रिवर्स, सीज, नेविगेशन एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड एंड पीपल्स वेलफेयर। तो हमें क्या बनाना चाहिए कनेक्शन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा बनाना चाहिए, यानी कि डाक व्यवस्था बहुत अच्छी हो, रोड बहुत अच्छी बनी होनी चाहिए। हमारे व्हीकल्स जो है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अगर हम उस समय में नाव का यूज़ करें, तो नाव की व्यवस्था होनी चाहिए। और पीपल्स के वेलफेयर के लिए ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ़ राज्य को फ़ायदा पहुँचाने के लिए की जाएँ, लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए भी ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो अगर पूछा जाए कि एक गुड फीचर्स क्या है एम्पायर के यानी कि एक बेस्ट एम्पायर के फीचर जो है स्पेशली वो क्या हो सकते हैं? तो ये सारे जो हैं वो फीचर्स हैं, जो एक एम्पायर को ग्रेट एम्पायर बनाते हैं। ठीक है? फिर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई शुड अ किंग बी सो कीन टू एक्सपेंड हिज किंगडम इंटो एन एम्पायर एंड बिकम एन इम्पीरियर? हम जानते हैं कि कोई भी स्टार्टिंग से एम्पायर नहीं होता, छोटे-छोटे किंगडम्स होते हैं जिनको मिलाकर एम्पायर बनता है। तो कोई भी राजा, कोई भी किंग जो है, वो इम्पीरियर क्यों बनना चाहता है? कोई भी किंग अपने राज्य को जो किंगडम से एम्पायर क्यों बनाना चाहता है, किंग इम्पीरियर क्यों बनना चाहता है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप अभी नॉर्मल स्टूडेंट हैं, तो आप डॉक्टर आगे बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो क्यों बनना चाहते हैं? उसके लिए आपका पर्सपेक्टिव ये होगा कि आप शायद चाहते हो कि आप दुनिया का बेस्ट एजुकेटर बनना चाहते हैं, आप बेस्ट टीचर बनना चाहते हैं, इस वजह से आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। आप दुनिया का बेस्ट डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक बेस्ट मेडिसिन निकालना चाह रहे हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से जो रूलर्स होते थे, उनकी भी अपनी कुछ ख्वाहिशें होती थी एंड एम्बिशन टू रूल द एंटायर वर्ल्ड। अब कोई इंपीरियर क्यों बनना चाहता है? हो सकता है उसका ख्वाब हो कि वो पूरी की पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है, पूरी की पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल रखना चाहता है। तो एन एम्बिशन टू रूल द एंटायर वर्ल्ड ठीक है, एक तो ये एरिया हो सकता है कि बहुत बड़ी लार्ज टेरिटरी जो है उसको कंट्रोल करना। दूसरा क्या हो सकता है अ विश टू ब्रिंग लार्ज एरियाज़ अंडर कंट्रोल एंड गेन एक्सेस टू देयर रिसोर्सेज टू बिल्ड इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। उसका दूसरा ड्रीम ये हो सकता है कि वो एक बहुत बड़े एरिया को कंट्रोल करना चाहता है, उसके रिसोर्सेज को अपने अंडर में लाना चाहता है ताकि वो उसका अपने लिए यूज़ कर सके, अपनी मिलिट्री के लिए यूज़ कर सके, अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, अपने स्टेट को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, ठीक है? तो सबसे पहला क्या हो सकता है कि सबसे पहले तो कि ये उसकी ही ख्वाहिश हो कि वो पूरे के पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल करना चाह रहा है। दूसरा क्या रीज़न हो सकता है कि वो वहाँ के रिसोर्सेज़ को यूज़ करना चाह रहा हो अपने फ़ायदे के लिए और अपने स्टेट के फ़ायदे के लिए। फिर तीसरी चीज़ क्या है अ डिज़ायर फॉर ग्रेट वेल्थ फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर द एम्पायर। तीसरा भी लगभग सेम सा रीज़न है कि अपने लिए बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना और अपने एम्पायर के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना भी उसका ख्वाब हो सकता है। जैसे कि अगर कोई कहना चाहता है वो डॉक्टर बनना चाह रहा है, तो क्यों बनना चाह रहा है? या तो वो दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर बनना चाह रहा है,
या तो इसलिए कि वो बहुत सारा पैसा उससे कमाना चाह रहा है, या वो इसलिए कि वो लोगों का भला करना चाह रहा है। सेम उसी तरह की कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे कि कोई जो राजा है वो इम्पीरियर क्यों बनना चाह रहा है? क्योंकि उसको पूरे वर्ल्ड को रूल करने की उसकी ख़्वाहिश है, या वो अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ करना चाह रहा है, या फिर वो क्या है अपने लिए और अपने राज्य के लिए बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना चाह रहा है। फिर ये चीज़ आती है ट्रेड, ट्रेड रूट एंड गिल्ड्स के बारे में। Maintaining distance military campaign required huge resources, making economic strength and trade vital for empire. सो कह रहे हैं कि जो कैंपेन होते थे, मिलिट्री कैंपेन होते थे, यानी कि मिलिट्री कैंपेन का मतलब जब जो आर्मी है किंग के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे जाती थी, तो उसको मिलिट्री कैंपेन कहते थे। तो ये किस लिए जाती थी? ताकि उस एरिया पे कंट्रोल किया जा सके, ठीक है? उस किंगडम के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। तो इसके लिए क्या चाहिए होता था? इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रिसोर्सेज़ चाहिए होते थे। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जिस रूट के थ्रू उनको जाना है, वो रूट भी बहुत अच्छे से बिल्ड अप होना चाहिए। तीसरी चीज़ अगर वो रूट भी अच्छे से बना हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत अच्छे से, बट अगर वहाँ पे लोगों को रहने के लिए, खाने के लिए पैसा ही नहीं है, ठीक है? चीज़ें ही अवेलेबल नहीं है, तो भी उनका मिलिट्री कैंपेन जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए, रिसोर्सेज़ चाहिए। मेकिंग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड ट्रेड वाइटल फॉर द एम्पायर, जो एम्पायर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन एंशिएंट इंडिया, रूलर्स फोकस्ड ऑन कंट्रोलिंग ट्रेड रूट्स टू बूस्ट प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैक्स रेवेन्यूज़। अब जितना जो एंशिएंट इंडिया है ना, उसमें रूलर्स किस चीज़ के ऊपर फोकस करते थे? जो ट्रेड रूट होते थे, यानी कि जो व्यापारिक मार्ग होते थे, जिनके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों का व्यापार होता था, उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, जितने भी रूलर्स होते थे। किस लिए कोशिश करते थे? ताकि अगर किसी एक रास्ते पर उनका कंट्रोल हो जाएगा ना, तो उस रास्ते से जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, उनके ऊपर वो टैक्स की वसूली कर सकेंगे, ठीक है? तो जब वो टैक्स की वसूली करेंगे, उससे उनके पास पैसा आएगा, उनके स्टेट में पैसा आएगा और उससे क्या होगा, उनका एम्पायर जो है स्ट्रॉन्ग होगा। So goods like textiles, spices, crops, jams, handicraft and animals were widely traded over the overseas. अब ये कह रहे हैं कि मसाले हो गए, कपड़े हो गए, क्रॉप्स हो गई, फसलें हो गई, जवाहरात हो गए, हीरे मोती हो गए, ये इन सब का जो है व्यापार किया जाता था और ऐसा नहीं कि अपने देश के अंदर किया जाता था। समुद्र के रास्ते भी एक देश से दूसरे देश में इन सारी चीज़ों का व्यापार होता था, ट्रेड होता था। So traders often organize themselves into the गिल्ड्स जिनको हम कहते हैं श्रेणीज़। तो गिल्ड्स को हम और क्या कहते हैं? श्रेणी भी कहते हैं। इनको हिंदी में ऐसे लिखते हैं, ठीक है? श्रेणी भी कहते हैं। व्हिच वर एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन, मनी लेंडर्स और फार्मर्स। अब गिल्ड्स क्या होती हैं? गिल्ड क्या है? समझ लो ये ट्रेडर्स जितने होते हैं, व्यापारी लोग हैं, बिज़नेस लोग हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, फार्मर्स हैं, इन सब का एक संगठन होता है, समूह होता है। जैसे हम देखते हैं टीचर्स की एसोसिएशन होती है, एडवोकेट्स की एसोसिएशन होती है, जो उनके अधिकारों के लिए काम करती है, उनके अधिकारों की बात को सामने रखती है। सेम ऐसे ही गिल्ड्स की एसोसिएशन होती थी। गिल्ड्स का जो ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी होते थे, क्राफ्टमैन होते थे, फार्मर्स होते थे, इन सबका आपस में मिलाकर ना एक ग्रुप होता था, एक एसोसिएशन होती थी, जो इनके अधिकारों के लिए लड़ती थी, इनके अधिकारों की बात करती थी, जो इनके लिए जो है लॉ बनाने का काम करती थी, कानून बनाने का काम करती थी और इन कानूनों में जो है किंग खुद से भी इंटरफेयर नहीं कर सकता था, ठीक है? इनको हिंदी में श्रेणी बोला जाता है और इंग्लिश में गिल्ड बोला जाता है। So traders often organize themselves into guilds which were association of merchants, craftsmen, moneylenders और farmers। इसमें ये सारे लोग शामिल होते थे। These guilds led by the elected head and officers of the high electrical standards। तो ये जो गिल्ड्स होती थी ना, इनमें क्या होता था, इनमें जो लोग चुने जाते थे, यानी कि ये जो गिल्ड्स होती थी, इनमें जो लोग चुने जाते थे, ये जो गिल्ड्स होती थी, इनमें जो लोग चुने जाते थे, वो कौन होते थे? 1 मिनट। ये जो गिल्ड्स होती थी, इनमें जो लोग चूज़ किए जाते थे, वो कौन से लोग होते थे? जो कि अ, ये जो लोग चुने जाते थे, वो इलेक्टेड हेड्स होते थे, यानी कि ये जो गिल्ड्स होती थी, इनमें ही इलेक्शन के थ्रू ऐसा सिस्टम किया जाता था कि इनके जो हेड हैं, वो चुने जाते थे, प्लस इनके ऑफिसर्स जो है, वो चुने जाते थे और ये हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स के लोग होते थे। एनकरेज्ड कोलैबोरेशन एंड बिकम पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन सोसाइटीज़। ये आपस में किस चीज़ को प्रमोट करते थे? कोलैबोरेशन सिस्टम को, यानी कि मिल-जुल कर काम करने को ये जो है सपोर्ट करते थे। सो हमें समझ में आ गया कि ट्रेड रूट क्यों इम्पोर्टेंट होते थे, ताकि ट्रेड रूट ये जो आपका उत्तर पथ है, ये जो ब्लू-ब्लू वाला दिख रहा है ना एरिया, ये पूरा का पूरा उत्तर पथ है। उत्तर पथ क्या होता था?
जो नॉर्थ के स्टेट को जोड़ने का काम करता था और दक्षिण पता है क्या होता था? जो साउथ के स्टेट को जोड़ने का काम करता था यानी कि साउथ के जितने भी स्टेट हैं उनको जोड़ने का जो काम करता था वो दक्षिण पता करता था। दक्षिण मतलब होता है साउथ, पथ मतलब होता है रास्ता, उत्तर मतलब होता है नॉर्थ और पथ मतलब होता है तो रास्ता। तो जब उत्तर पथा की बात आएगी यानी कि जो नॉर्थ के स्टेट को कंट्रोल कर रहा है और जब दक्षिण पथा की बात आएगी यानी कि जो साउथ के स्टेट को कंट्रोल कर रहा है उसको बोलते हैं दक्षिण पथा। तो ये हमारे 2 इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स थे। फिर इसके बाद आ जाता है गिल्ड सिस्टम जिसके बारे में हमने देखा। गिल्ड क्या है? बेसिकली फार्मर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, इन सबका एक एसोसिएशन है, ग्रुप है जो इनके लिए काम करता है, यानी कि इनके लिए कानून बनाने का काम करता है और इन कानून के मामले में ना उनका जो किंग है वो भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ठीक? इतना समझ में आया? इसके बाद आएगा हमारा द राइज़ ऑफ मगध यानी कि मगध के बारे में इसके बारे में हम पढ़ेंगे लेकिन ये अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। इस वाले सेक्शन में इस पार्ट में सिर्फ़ इतना ही ये फर्स्ट पार्ट था। आगे के पार्ट में हम इसके बाद की चीज़ें कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच।